हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस संस्थान ग्रैंड मास्टर 360 पर। जैसे कि आपको पता है, प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर आए हुए हैं। उसी सीरीज के तहत ये आपका 10th पार्ट रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, बताने का प्रयास करेंगे। उन्होंने मैजिनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, बताने का प्रयास करेंगे जल्दी से। चार ऑप्शन है: बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, मोतीलाल नेहरू। कौन सा ऑप्शन टिक किया है आपने? जिन्होंने बी ऑप्शन टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं में से एक रहे हैं और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। गरम दल, इनके साथी और कौन थे गरम दल में? तो ए ऑप्शन देखिए आप, बाल गंगाधर तिलक, ये भी इनके साथी थे। और एक ये खुद हो गए और एक नाम आता है विपिन चंद्र पाल का। आपने वो सुना होगा ना, लाल, बाल और पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से विपिन चंद्र पाल। ये तीनों गरम दल के नेता थे। ठीक है। और जैसा कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, वे अमेरिका में भी रहे, यानी कि लाला लाजपत राय। ये बात है लगभग प्रथम विश्व युद्ध के आसपास की, जब ये अमेरिका में गए थे। ठीक है। उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? लाला लाजपत राय। और एक इन्होंने लिखी है, एक सेकंड, इंग्लैंड जब टू इंडिया। ये किसकी है रचना? तो भी नाम लिख देना आप, लाला लाजपत राय का। इसके साथ में आपको एक नाम और दिखाई देता है, यंग इंडिया। ये भी रचना इनके द्वारा लिखित है। इनके साथ साथ इन्होंने मैजिनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी, स्वामी दयानंद और श्री कृष्ण जी की जीवनी भी लिखी, जैसा कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, है ना। चलिए जी, बहुत बढ़िया, सभी ने प्रयास किया, अति उत्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा सही सुमेलित है। तो सबसे पहले आपको ट्राई करना है, जल्दी से बता देंगे। चलो, चलिए देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट को देखो, औरंग। औरंग राजकोष का प्रभारी हुआ करता था क्या? आप कहेंगे जी नहीं, ये गलत लिखा हुआ है। अब गलत, वैसे अगर देखा जाए, औरंग जो शब्द है ना, वो पर्शियन शब्द है, यानी कि फारसी भाषा से लिया गया एक शब्द है, फारसी। इसका जो संबंध है, इस शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता था? यूरोपीय कंपनियों के ऐसे गोदाम जहां माल बेचने से पहले इकट्ठा किया जाता था, यानी कि आप ये कह सकते हैं एक तरीके से भंडार गृह। ठीक है, बेचने से पहले जहां पर इकट्ठा किया जाए सामान। ये यूरोपियन जो लोग थे, वो इसके लिए ये शब्द प्रयोग किया करते थे। तो राजकोष का प्रभारी तो नहीं हो सकता, तो ये क्वेश्चन आपका, यानी कि ये ऑप्शन जो है फर्स्ट, ये सुमिलित नहीं हो रहा है। अब देख लीजिए, बेनियान। बेनियान जो है वो सुमिलित करके देखो,
ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट था क्या? आप कहेंगे जी हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक लिखी है। बेनियान को अगर देखें, इसका जो उद्भव है वो वणिज शब्द से लिया गया है, वणिज। और वणिज क्या है? एक संस्कृत का शब्द है। चाहे आपने बेनियान शब्द पढ़ा हो, कहीं कहीं आपने शब्द पढ़ा होगा बनिया, है ना, बनिया या फिर वनिया, ये जो शब्द हैं एक ही कैटेगरी, आप इनकी मान के चलिए। इनका उद्भव संस्कृत भाषा से हुआ है। इनका मतलब जो संबंध देखने को मिलेगा, इनका शब्द कहाँ किसके लिए प्रयोग होता था? जो व्यापारिक जाति के लोग हुआ करते थे, व्यापारिक जातियों के लोग, उनके सदस्यों के लिए ये प्रयोग होता था। ठीक है जी, लोगों के लिए प्रयुक्त होता था ये शब्द। जैसे बनिया अगर देखा जाए तो मूल रूप से तो बैंकर कह सकते हैं, साहूकार, व्यापारी और दुकानदार हुआ करते थे। किंतु भारत में जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ, तब इनकी भूमिका बदल गई और उस समय ये यूरोपीय लोगों के सहयोग से काम करने वाले उनके सांस्कृतिक सलाहकार और मार्गदर्शक बन गए। और अंग्रेजों के लिए वस्तुओं की खरीदारी करना, आवश्यक जो पूंजी हुआ करती थी उसकी व्यवस्था करना और बाजार तक की पहुंच को आसान बनाना इनका मुख्य पेशा बन गया। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय एजेंट। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। ये आपका यूपीएससी 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो ये कथन तो सुमिलित हो रहा है। अब दूसरा भी देख, जो ये मिरासीदार है इसको सुमिलित करके देखो। मिरासीदार राज्य का नामित राजस्व दाता। तो क्या ये बात ठीक है क्या? आप कहेंगे जी हाँ, ये भी सुमिलित हो रहा है। मिरासीदार जो शब्द है वो आपको किस समय देखने को मिलेगा? मध्यकालीन इतिहास जब आप पढ़ते हैं उस समय की बात है ये। मध्यकालीन इतिहास के समय, यानी कि उस समय का जब इतिहास पढ़ते हैं तब। तो दक्कन क्षेत्र में जब आप यात्रा करते हैं मध्यकाल में, तो एक शब्द आपने सुना होगा पंडारी। पंडारी यानी कि ग्राम समुदाय। इसको 3 भागों में बांटा गया था और भू राजस्व जो भूस्वामी हुआ करते थे, यानी कि जिनकी खुद की भूमि है, उनका ऐसा वर्ग जिनका उसकी भूमि पर वंशानुगत अधिकार हुआ करता था, वे राज्य के नियमित भू राजस्व अदा किया करते थे। यानी कि ये बिल्कुल ठीक है। तो जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा, ऑप्शन थर्ड, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। यानी कि केवल 2 और 3, दूसरा और तीसरा जो कथन है वो सुमिलित हो रहा है, पहला नहीं हो रहा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष उस वर्ष घटी घटना के साथ सही जोड़ा नहीं गया है? जो सही जोड़ा नहीं गया है वो बताना है। कौन सा ठीक रहेगा बता दीजिए जल्दी से। तो सबसे पहले देखो, 1757 प्लासी की लड़ाई हुई। रोड लॉर्ड क्लाइव के हाथों भारत में ब्रिटिश राजनीतिक शासन की स्थापना हो गई। ये तो सही है ना? तो फिर दूसरा कथन देखते हैं। 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच में पहली रेलवे लाइन चलाई गई और कोलकाता में एक टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत भी हुई। किसके समय की बात है ये? डलहौजी के समय की बात है ना? और वो कब आया था यहाँ पर? 1848 में आया, 1856 तक रहा। तो ये बात भी बिल्कुल सही सुमिलित हो रही है, सही जोड़ा है ये भी। तीसरा देखो, 1915 महात्मा गांधी दक्षिणी अमेरिका से लौटे। ये जो है ना, ये लिखना है आपको। महात्मा गांधी 1915 में भारत में लौटे थे, लेकिन दक्षिणी अमेरिका से नहीं। कहां से लौटे थे? वो तो दक्षिणी अफ्रीका से लौटे थे। ठीक है।
तो ये जो कथन यानी कि तीसरा जो ऑप्शन था वो आपको टिक करना था, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं हो रहा। और जो तीसरा है 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ, तो आपको पता है ना, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को गुजरात में यात्रा शुरू की थी, है ना। कहां से? साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने यात्रा की, और वो अपनी इस यात्रा को कवर करते करते दांडी पहुंचे 6 अप्रैल 1930 को। और वहां पर उन्होंने नमक बनाया, नमक कर अधिनियम जो अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया था उसे तोड़ दिया, और उसी दिन से ही क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। ठीक है, इसका अगर संधि विच्छेद करें सविनय का, तो सविनय स प्लस में विनय, और स यानी सहित, और विनय यानी विनम्रता, विनम्रता के साथ अवज्ञा करना अंग्रेजों की नीतियों का। तो ये था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। इनसे प्रभावित होकर तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने भी यात्रा शुरू कर दी थी। सी राजगोपालाचारी अपने 100 अनुयायियों के साथ यात्रा शुरू करते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। बहुत ही बढ़िया, जिनका ठीक था और जिनका नहीं भी था तो कोई बात नहीं, आगे हम ठीक करेंगे। अब आपके सामने एक नया क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। मगध के निम्नलिखित शासकों को उनके शासनकाल के कालक्रम में रखिए। तो कालक्रम के अनुसार आपको देखना है, जल्दी से बता देंगे। जैसे हम प्राचीन इतिहास की बात करते हैं तो सबसे पहला वंश प्रद्योत वंश देखते हैं ना। एक तो देखो बृहद्रथ वंश सबसे पहले, फिर इसके बाद में नाम आता है प्रद्योत वंश का, और प्रद्योत वंश के बाद में हम देखा करते हैं किसको, हर्यक वंश को। हालांकि बेसिकली ज्यादातर हर्यक वंश से ही शुरुआत करते हैं पढ़ते समय, लेकिन ये 2 वंश और भी हैं जिनकी डिटेल में क्लास मैंने करवाई हुई है, इस चैनल पे नहीं, पहले। कोई दिक्कत नहीं है। तो हर्यक वंश की जब बात करते हैं ना, तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार आपको पूछा गया ना, बिंबिसार, ये देखिए बिंबिसार, तो ये पहले नंबर के हैं बिंबिसार, सबसे पहले। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की। बिंबिसार का शासनकाल उस समय का है जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध हुआ करते थे। बिंबिसार के बेटे हुए थे अजात शत्रु। अजात शत्रु ने गद्दी हासिल करने के लिए अपने पिता को मार दिया था। ठीक है, पिता को मार दिया और गद्दी हत्या ली। और ये वही अजात शत्रु है जिसके समय में राजगृह में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, राजगृह में 483 ईसा पूर्व की बात है वो। 483 ईसा पूर्व में महात्मा गांधी, सॉरी, महात्मा बुद्ध जो है की मृत्यु हुई थी, यानी महापरिनिर्वाण। तो ऐसे आपको बातें ध्यान में रखनी है। अजात शत्रु ने जिस प्रकार गद्दी हासिल करने के लिए अपने पिता बिंबिसार को मार दिया, उसी प्रकार अजात शत्रु के बेटे उदयन ने भी गद्दी हासिल करने के लिए अपने पिता अजात शत्रु को मार दिया। थोड़ी सी कहानी अजात शत्रु के बारे में मैंने आपको बताई। तो सबसे पहले कौन सा लिखना है आपको? सबसे पहले लिखना है बिंबिसार। ठीक है, यानी कि बी पहले आएगा, बी। उसके बाद में अजात शत्रु, अजात शत्रु यानी कि डी। और फिर हर्यक वंश के बाद में आपको पता है यहाँ पर कौन सा वंश देखने को मिलता है? कालाशोक ने, कालाशोक के समय में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी, वो कौन से वंश के थे? बताइए कमेंट में। और फिर नंद वंश की बात करते हैं, फिर मौर्य वंश की बात करते हैं। और मौर्य वंश जो है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे ये बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे। ठीक है जी।
और बिंदुसार के बेटे कौन हुए थे? अशोक, जिनको हम सम्राट अशोक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हो गया ए बिंदुसार, फिर इनके बेटे अशोक। DDAC आपको लिखना है। DDAC कौन सा ऑप्शन टिक करना था आपको? फिर इसमें आपको ऑप्शन टिक करना था सी, है ना। चलिए, जिन्होंने सी ऑप्शन टिक किया होगा का बिल्कुल ठीक रहेगा। एक सेकेंड, मार्कर में दिक्कत हो गई, पता नहीं। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, जिन्होंने सी ऑप्शन टिक किया था उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मोतीलाल नेहरू ने 8 अन्य कांग्रेसी नेताओं के साथ मिलकर भारत के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा वो आपको बताना है, जल्दी से बता देंगे। जिन्होंने इसमें लिखा होगा ना 1928, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। मोतीलाल नेहरू और 8 अन्य कांग्रेसी नेताओं ने मिलकर 1928 में एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। और मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था? एक रिपोर्ट पेश की जिसे हम नेहरू रिपोर्ट कहते हैं 1928 में। ठीक है, इस प्रकार आपको बातें ध्यान में रखनी है। और अगले साल 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ? लाहौर में। और उस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू के बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, है ना, जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज्य की जो बात है, पूर्ण स्वराज्य का जो लक्ष्य है वो रखा गया उसमें। तो बात थी कि मोतीलाल नेहरू ने अन्य 8 कांग्रेसी नेताओं के साथ मिलकर संविधान का प्रारूप तैयार किया 1928 में। तो इनके और साथी कौन कौन से थे? जो सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है, तेज बहादुर सप्रू, अली इमाम, MS अणे, मंगल सिंह, शोहेब कुरैशी, GR प्रधान। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। ये सदस्य थे इनके साथ। अब इसके बारे में बता दीजिए, जब इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण किया तो उस समय वहां का शासक कौन था? ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। जब आप मध्यकाल में इंटर करते हैं उस समय की बात है, बंगाल में सेन राजवंश का शासन चल रहा था। सेन राजवंश, सेन राजवंश के एक राजा हुआ करते थे लक्ष्मण सेन। उनके समय में इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण कर दिया। उस समय जो बिहार का हिस्सा था वो भी बंगाल के साथ अटैच था। तो वहां पर जो यूनिवर्सिटी बनी हुई है नालंदा विश्वविद्यालय, उसको जला दिया था, है ना। तो उसी समय की बात है, ये आक्रमणकारी जो था वो आया। अब हम थोड़ा सा इस सेन राजवंश के बारे में बातें कर लेते हैं। सेन राजवंश, इस सेन राजवंश की स्थापना किसने की थी? सामंत सेन, जो ऑप्शन 4 में आपको दिया हुआ है। ये सामंत सेन संस्थापक थे। कहा जाता है कि इन्होंने राड में स्थापना की थी सेन राजवंश की। इसमें बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन, विजय सेन ये राजा भी हुए। तो जब इनकी राजधानी की बात करते हैं तो इनकी राजधानी कौन सी थी? लखनौती, लखनऊ। इस सेन राजवंश के पहले शक्तिशाली राजा थे विजय सेन, विजय सेन। कहा जाता है कि ये 195 ईस्वी से लेकर 1158 ईस्वी तक सत्ता में रहे, यानी कि इनका शासन
रहा। वास्तविक संस्थापक विजय सेन को ही माना जाता है और ये शैव धर्म के अनुयायी थे। कहा जाता है कि ये अच्छे राइटर भी थे। सॉरी, राइटर बल्लाल सेन होंगे जो इनके बाद में हमें देखने को मिलते हैं। बल्लाल सेन, बल्लाल सेन के द्वारा रचित दो पुस्तकें आपने देखी होंगी। एक का नाम आता है दान सागर और एक का नाम आता है अद्भुत सागर। अद्भुत सागर। कहा जाता है कि बल्लाल सेन ने अद्भुत सागर को पूरा नहीं लिखा, कुछ काम पेंडिंग रह गया। तो उसके बाद में जब लक्ष्मण सेन गद्दी पर बैठते हैं तो लक्ष्मण सेन ने फिर क्या किया था, इस अद्भुत सागर को पूर्ण रूप दिया, यानी कि इसे पूरा लिखवाया। और लक्ष्मण सेन के दरबार में और भी कवि रहा करते थे, जैसे नाम आता है हल्लायुद्ध का। हल्लायुद्ध, इन्होंने रचना लिखी थी ब्राह्मण सर्वस्व। हल्लायुद्ध के बारे में कहा जाता है कि ये इनके मंत्री भी थे। और आपने एक नाम सुना है जयदेव, जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की थी। गीत गोविंद की रचना करने वाले जयदेव भी इन्हीं के दरबार में रहा करते थे, यानी कि लक्ष्मण सेन के दरबार में ही रहा करते थे। और एक नाम आता है धोई। धोई जो थे वो भी इनके दरबार में रहा करते थे। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा सा सेन राजवंश के बारे में हमने आपके सामने विवरण रखा है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, आपको ये बताना है। तो जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा। चलो देख लेते हैं एक एक करके। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? 1875 में। ठीक है। और दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन कब किया था? तो इन्होंने नील दर्पण का लेखन किया था 1858 के 1859 के आसपास की बात है, लेखन कार्य। लेकिन प्रकाशित जब हुई थी वो 1861 के आसपास की बात है। तीसरा ऑप्शन क्या है? बाकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन कब किया? ये बात है 1882 की। फोर्थ ऑप्शन देख लीजिए, सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय बने। इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा कब पास की थी? 1863 में। 1863 में इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा क्लियर करने के साथ ये पहले भारतीय बन गए जिन्होंने किसी सिविल सर्विस परीक्षा को पास किया हो। अब आप देख लीजिए इसमें कौन सा ठीक रहेगा। सबसे पहली घटना कौन सी है इसमें? सबसे पहली घटना हुई आपकी ऑप्शन बी, है ना, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया, ये सबसे पहली घटना हुई। उसके बाद में कौन सी घटना है यहाँ पर? सत्येंद्र नाथ टैगोर द्वारा इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लेना। उसके बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, वो घटना। और एक ऑप्शन फिर बच गया लास्ट में, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा आनंद मठ का लिखा जाना। तो ये तो आपका क्रम है DDAC। और सबसे पहले की घटना कौन सी होगी? बी, यानी कि दीनबंधु मित्र द्वारा नील दर्पण का लेखन कर देना। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। लॉर्ड वेल्जली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो बता दीजिए कौन सा ठीक रहेगा। जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा, सी ऑप्शन उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना, ये इस सहायक संधि व्यवस्था के
बारे में लागू नहीं होता है। तो सबसे पहले सहायक संधि के बारे में अगर बात करें, सहायक संधि ये एक प्रकार की मैत्रीपूर्ण संधि थी। मैत्रीपूर्ण संधि कब की बात है ये? जब यहाँ पर वेल्जली अधिकारी बनकर आया हुआ था, है ना। तो वेल्जली कब से कब तक रहा? 1798 से 1805 तक रहा। तो 1798 से 1805 तक भारत में जितने भी देशी रियासतें थी उनके साथ ये संधियां वेल्जली के द्वारा की गई। इस संधि के प्रयोग से भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई। अंग्रेजी सत्ता श्रेष्ठता स्थापित। ठीक है। और जब बात करते हैं, इसमें यह भी तय हुआ कि बड़े राज्य अपने यहाँ अंग्रेजी सेना को रखेंगे। तो सेना जो है वो रहने लगी बड़े जो राज्य थे यानी कि बड़ी रियासतें थी उनके राजाओं के दरबार में। अब बड़ी जो सेना वहां रहेगी उनकी कमान अंग्रेजी अधिकारियों के रहेगी, ना कि इनके हाथों में। कमान भी क्या है, अपने ही हाथों में रख ली उन्होंने। हाँ, ये जो राज्य हैं वो सेना का खर्चा उठाएंगे, उनके लिए ये बात कही गई। सेना का खर्चा किसका होगा? राज्य का। और सेना का जो एक नेतृत्व करेगा वो कौन करेगा? ब्रिटिश अधिकारी। तो कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना इसका उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है। हाँ, और दूसरा ऑप्शन क्या है? नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना। बाकी सारे तीनों कथन जो हैं वो लागू होते हैं, लेकिन तीसरा कथन ये लागू नहीं होता कि कोई भी नियत आय का प्रबंध करना इसका उद्देश्य नहीं रहा, क्योंकि यह मुख्यतः साम्राज्य जो विस्तार करना था उसी को लेकर थी। साम्राज्य विस्तार, ये तो अपना साम्राज्य का विस्तार ही करना चाहते थे, इनको क्या मतलब था कि। ठीक है जी, चलो जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए। आपके सामने एक क्वेश्चन और दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा ठीक रहेगा। ये आपका यूपीएससी में पूछा भी गया था एक बार। सर तेज बहादुर सप्रू क्या ये अखिल भारतीय तार संघ के अध्यक्ष रहे? आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल ये कथन ठीक है। तो सर तेज बहादुर सप्रू इसके अध्यक्ष रहे, इससे संबंधित हैं। के सी नियोगी की बात करते हैं तो ये संविधान सभा के सदस्य थे। और कौन से क्षेत्र से आते थे ये बंगाल से आया करते थे, बंगाल। इसके साथ साथ में जब 1951 की बात करते हैं, 1951 जो वित्त आयोग की स्थापना की गई, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे, फर्स्ट वित्त आयोग के प्रेसिडेंट। ठीक है। तीसरा देख लीजिए कथन, पीसी जोशी, ये भी ठीक है, भारतीय साम्यवादी दल के ये महासचिव रहे। कब बने थे? ये बात है 1935 की। यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसमें सारे के सारे ही सही सुमिलित हो रहे हैं। तो इसमें जिन्होंने ऑप्शन डी टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक था, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चारों ऑप्शन इसमें ठीक रहेंगे। तो इस प्रकार से हम डेली आपके लिए सीरीज लेकर आया करते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। एक क्वेश्चन और बता दीजिए, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बता देंगे जल्दी से। जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा 22 जुलाई 1947, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, बहुत बढ़िया। जैसे कि आपको पता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत हमें अंग्रेजों से
मुक्ति मिली, अंग्रेजों से हम आजाद हुए। और ये बेसिकली कब स्वीकार कर लिया गया, कब पूर्ण रूप से, ये 18 जुलाई की बात है। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट के द्वारा इसे सहमति दे दी गई, और उसके कुछ ही दिन बाद 22 जुलाई 1947 को हमने हमारा राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप जो है वो अपनाया। फिर अगले महीने में 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेजों से आजादी मिल गई। दुख ये रहा कि पाकिस्तान जो है वो हमसे अलग हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार की ये कहानी है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहेंगे आप सभी और पढ़ते रहेंगे। इसी प्रकार की कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आराम से पढ़िए और मुस्कुराते रहिए। ठीक है, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।